सीधा स्मॉल कैप मिड कैप पे आते हैं भारत में, जो Yeah. सबके दिमाग में है। Right. कहीं पैसे बन रहे हैं, कहीं कुछ नहीं Correct. हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मित्र प्रतीक पारेख जी आज फिर हमारे साथ हैं। कुछ इनके कॉल, जैसा आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, इनके साथ बहुत अच्छे गए हैं। अभी क्या है कि लड़ाई हुई है, खत्म हो रही है शायद, उससे भी बाजार पे इम्पैक्ट हुए हैं और स्मॉल कैप मिड कैप इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। तो ये डिस्कशन वॉर, स्मॉल कैप मिड कैप, वैल्यूएशन, एफआईआई और एआई में क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड है और बाजार का इम्पैक्ट। प्रतीक, धन्यवाद। Thank you, एज Ajay. यूजुअल, गुड टू सी यू अगेन। सबसे पहला सवाल सीधा स्मॉल कैप मिड कैप पे आते हैं भारत में, जो Yeah. सबके दिमाग में है कि देव बीन वेरी रेजिलियंट। Yeah. 2 Correct. साल नहीं चले हैं उसकी मैं बात करूंगा, जो आपका Yeah. कॉल बहुत अच्छा रहा है, लेकिन लड़ाई के बावजूद गिरे और वापस आ गए। Correct. पहले वहीं से शुरू करते हैं कि ये जो चीजें हाँ. और ग्लोबल मार्केट्स भी रेजिलियंट रहे, Correct. नहीं गिरे, क्या हो रहा है? Yeah. Great. So thanks, Ajay, for having me over. It's always a pleasure, having conversation with you और आपके viewers के साथ बहुत अच्छा लगता है. So I think that is a good place to start क्योंकि ये अप्रैल में जो बाउंस आया है, it's taken काफी लोगों को by surprise. It's been not only India but even globally Yes. markets have been very Yes. resilient. Now, obviously, hindsight में पता लगाना easier होता है, but I think दो और तीन चीज has probably helped markets, remain resilient so far or have seen good bounce back. So I think on global front, the main reason, or even maybe India, is I feel the central bank response. अच्छा, जब 2022 का जब वॉर हुआ था रशिया यूक्रेन का, तब सेंट्रल बैंक्स बहुत ज्यादा हॉकिश थे. So we entered the war with global economy being very strong, yes, Indian economy being very strong क्योंकि yes, कोविड से जस्ट सब अनलॉक हो रहा था, yes, लोगों के पास पॉकेट में पैसे वगैरह सब काफी थे. बट जब वॉर स्ट्राइक हुआ और वॉर से पहले ही इन्फ्लेशन कंसर्न्स हीट अप मतलब राइज हो रहे थे, तो जब वॉर हुआ इकोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट वाज स्ट्रांग, बट सेंट्रल बैंक्स रियली बाहर एक स्लेज हैमर जिसको बोलते हैं, वो लेके आके उन्होंने बहुत जोर से फोड़ा. एकदम बिल्कुल। राइट. हाँ, तो उससे पूरी सेंटिमेंट्स नैरेटिव चेंज हो गए. मतलब आज हम भूल रहे हैं बट उस टाइम पे यूएस रिसेशन वाज अ कंसेंसस कॉल बिकॉज फेड 75 बिप्स हाइक कर रहे थे, रेट हाईएस्ट फास्टेस्ट सिंस 1979. yes, And even RBI ने भी यहाँ पे rates hike किए, liquid tighten की and so on and so forth. And that really disturbed markets very meaningfully उस time पे. This time around, what is different is we have entered the war, both global economy and Indian economy, on a very okay kind of a state. Indian economy was just staging a comeback after the fiscal GST cuts and the credit growth that was reviving, but still not very strong as it was in 2022. yes, And इस सिनेरियो में obviously with war expectation was कि और ज़्यादा problems या pain आएंगे. But what has been different is one is obviously the central bank response. RBI has not only kept rates on pause, but I think what has been very unusual or rather very good from a domestic economy perspective is कि they have kept liquidity in surplus. yes, So उसके कारण क्या है कि बैंकिंग सिस्टम को ऐसा शॉक जैसी फील नहीं आ रही है कि क्रेडिट फ्रीज या लिक्विडिटी फ्रीज जो टिपिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है वो नहीं हो रहा. yes, सो उसके कारण जो है मार्केट्स हैव गॉट अ लीज ऑफ लाइफ एंड वी हैव सीन अ गुड बाउंस. एंड सेकंड, globally, while the starting point was bad, there has been a very increased narrative of capex, although right now it is pockets based in AI and defense, but it is giving a sense of global recovery holding up, and higher oil prices perhaps consumers के ऊपर ज़्यादा burden आएगा, but the industrial economy may still hold up. Although here I must say that the impact is different on across regions. For example, US is a net oil exporter, ठीक तो है, उसकी economy and उसकी earnings के लिए positive है oil shock. But India, Europe, वहाँ पे oil rise is negative for earnings. absolutely, And even absolutely, with Strait of Hormuz, not only oil, a lot of supply materials also are now being stuck over there. So earnings perspective, it is still a negative shock only. But I think the liquidity part, central bank actions, and the sustained AI capex momentum is what is keeping markets, resilient and buoyant so far. So going ahead, we'll need to see, that how these variables move, which is war itself,
central bank actions, and of course the AI capex momentum, which is right now on overdrive. एब्सोल्युटली, per se. इनफैक्ट उस पे तो मैं आपसे अलग से एक सवाल करूंगा हम्म, कि एआई में क्या हो रहा है. जस्ट टेकिंग दिस फॉरवर्ड कि सीज फायर तो हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी हॉर्मुज नहीं खुला है. करेक्ट, शायद हो सकता है अगले 10-15 दिन में ठीक हो जाए करेक्ट. चीजें. पोस्ट वॉर लड़ाई के बाद क्या लग रहा है आपको कि एक अर्निंग्स इम्पैक्ट, ऑयल प्राइस अगर स्टेबलाइज हो जाती है, ऊपर रहती है, क्या सिनेरियो सोच रहे हैं? So I think यहाँ पे the impact post war will to a large extent depend on policy response. अच्छा. So for example, अगर हम देखेंगे supply shocks last 5-6 साल में, this is the third supply shock we have got. 2020 में एक supply shock आया था of COVID, lockdown, unlocking. 2022 में भी एक supply shock था of Russia-Ukraine war. Yes. And this is the third one that we have got. Yes. अब तीनों में अलग economy entry point was different. The state of economy while entering, policy response was different. And obviously exit also was different. Now 2020 में what was really very good for global economy was कि 10 साल के बाद बहुत बड़ा fiscal stimulus दुनिया में आया, जो लोगों को चाहिए था कि आए and वो finally आया. And that was a big high tide which lifted all boats including India. Yes. And plus corporates, because their balance sheets are better off compared to MSMEs, they are able to handle supply shocks better. और उन्होंने अपनी बैलेंस शीट बहुत अच्छे तरीके से क्लीन अप कर दी and corporate earnings really got a boost. So from that post that supply shock we had a really vicious, very vicious bounce. Yes. Then 2022 में क्या हुआ था कि इकोनॉमी जस्ट अनलॉक हो रही थी. वहां पे I feel the entry point of all agents, whether it is corporates, whether it is households, or whether it's government, the sentiment was कि अभी खर्चा करना है और capex करना है. ठीक है. Right, households for example, वहां पे because of the post-COVID IT hiring, their incomes were in a very good state. Real estate volumes were going up after a decade of stagnation. Similarly, corporates, after decade of deleveraging, because they had good top line, they had started to do capex. Metal companies ने अच्छा खासा capex announce किया था, and later on it broadened out to power and other sectors. And then finally, you also had government, जिसका tax revenue was overshooting normal GDP after a long time, and the extra bounty that they got after, using it for fertilizer subsidy in war, they used it to pursue capex. So from a cyclical perspective, that was a very good setup. And war में India, thankfully, because inflation in India was not very overheated, RBI did not have to go as aggressive as Fed went. So post-war, while our exports did take a hit, the domestic part was quite insulated. And the momentum that was there pre-war continued post-war as well. Today, if we look at it, the setup is quite different, Ajay. So रशिया वाली वॉर में हमें इतनी दिक्कत नहीं थी. ये जो मिडिल ईस्ट वाली है, इसमें सिनेरियो चेंज हो रहा है. और दूसरा क्या है कि रशिया वाली वॉर में हमारी सप्लाई चेन्स इतने हैम्पर नहीं थे. जो भी हैम्परिंग थी वो वाज फॉर यूरोप. बिल्कुल. राइट, यहाँ पे हमारी सप्लाई चेन्स आर मोर क्लोजली विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रादर देन रशिया यूक्रेन. तेल वहां से आ रहा है, हमारा चावल, हमारी सप्लाईज जाती है, बहुत सारी चीजें जाती है, सब अटक गया है. राइट. बट सेकंड, लेट्स इवन अज्यूम दैट द वॉर एंड्स सून. ठीक है. आई थिंक द स्टेट ऑफ इकोनॉमी काफी डिफरेंट है. Today, real estate sales have been slowing for 2 straight years. Corporate capex had moderated even before the war had begun. Because of weak demand and not because of their balance sheet issues. And government ka stimulus had already moved from what we call capex oriented to consumption oriented. Even in state elections, clearly consumption is getting a lot more traction, rather than capex. So from an overall perspective, across agents, the sentiments were kind of weak, which is towards cost cutting, खर्चा कम करना, वो वाला sentiment था. अभी क्या है कि war में obviously policy response has been a bit more prudent. मतलब it's not, they are more tilting towards supporting growth rather than fighting inflation, which is very welcome. Correct. But nonetheless, I think there will be damage. Now there will be a lot more damage, and the bounce that you will get post-war, some of it will be mechanical as supply chains open up, but may not be as strong as you got in the previous two regimes. Okay. Now
the positive part you could argue is कि गवर्नमेंट ने जीएसटी कर दिए हैं तो उसके बेनिफिट आने चाहिए. Similarly क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है which is also very welcome. तो उससे मे बी कैन दैट ऑफसेट सम ऑफ दीज थिंग्स और नॉट. नाउ वहां पे फंडा क्या हो रहा है कि जीएसटी कर जो दिया है which is very welcome and it has led to pockets जहाँ पे जीएसटी कर दिया है. जैसे ऑटोज have seen a very good recovery while real estate is weak. Similarly, capex में सीमेंट में बहुत अच्छा अट्रैक्शन आया है, but steel and power has been somewhat weak. And similarly, farming में भी tractor sales are very good, agrochemical sales not so much. So Interesting. GST cuts has helped for sure, but so far has been broad pocket based. This could have broadened out had the war not happened, but with the onset of war, I think the one-time impact of GST cut may not deliver the broadening of recovery. हो सकता है कि ये यहाँ पे जो अच्छे सेगमेंट्स है वो भी as base catches up may start to moderate per se. So GST cut is good, but because fiscal consolidation के फॉर्म में हो रहा है और प्लस अभी खर्चा वॉर का भी बर्डन गवर्नमेंट को उठाना है, तो पॉलिसी स्टिमुलस और पॉलिसी कुशन कम है इस बार. दूसरा है क्रेडिट ग्रोथ. नाउ क्रेडिट ग्रोथ हैज रैम्प्ड अप फ्रॉम 9-10% a year back to 14-15% now, which is very good and very heartening to see. बट वहां पे भी क्या हो रहा है कि क्रेडिट इज गोइंग अ लॉट टुवर्ड्स गोल्ड लोन्स एंड लोन्स टू एमएसएमईज. नाउ दिस इज नॉट अ बैड थिंग पर से, बट इनके मल्टीप्लायर्स आर डिमिनिशिंग because MSMEs are taking loans as a substitute for their income जहाँ पे थोड़ा weakness है, which obviously which helps them keep afloat, and hopefully when things normalize they should come back better. But the traditional multipliers होते थे क्रेडिट ग्रोथ के, जैसे अगर आप हाउसिंग मॉर्गेजेस में जा रहा है या आपका लार्ज कॉर्पोरेट में जा रहा है, उससे थोड़े से कम होते हैं. So if credit growth broadens out, then yes, we can expect a much better recovery. Varna, I feel that while there is policy stimulus already underway and maybe some more could come, but as of the way things stand today, I think one should expect a bit more moderate recovery in earnings compared to what you saw 2020 के बाद या 2022 के बाद. और तीसरा है कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन जो काफी बात करते हैं, जो आप बात कर चुके हैं, हाँ, कि ऑलरेडी हाई है. तो इवन वॉर के बगैर भी मार्जिन से अर्निंग्स का टेल बनाना बहुत मुश्किल था. अब वॉर के बाद तो शायद और मुश्किल हो गया, इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स में तो हेडविंड भी होगा. सो दैट्स वेयर आई थिंक ऑन ओवरऑल बेसिस कि 2020 में जो भी शॉक था उसको ग्लोबल स्टिमुलस ने बचाया. 2022 में जो शॉक था उससे एक्सपोर्ट्स की रिकवरी जरूर हैम्पर हो गई, बट डोमेस्टिक रिकवरी वाज वेरी स्टेबल एंड वेरी हेल्दी. इस बार के शॉक में क्या हो रहा है कि while policy stimulus is supportive and will not let things fall off the cliff very quickly, but demand dynamics is somewhat more weaker. तो इसलिए जो earnings revival one can expect, थोड़ा बहुत सा तो definitely आएगा, but may not be as strong जो पहली रिकवरीज में आए थे अजय. तो प्रतीक, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो दिख रही है बाजार में, मैं कहानी से पहले समझाता हूँ. मैं ऊपर उड़ रहा हूँ एक चील की तरह और मुझे जंगल दिख रहा है, सब कुछ हरा भरा है. करेक्ट. ऊपर से सब अच्छा लगता है, लेकिन आप जब अंदर जाते हैं, करेक्ट, एक तरफ हरियाली है, लंबे लंबे पेड़ हो रहे हैं, और एक तरफ छोटी छोटी वो घास और छोटी सी झाड़ियां ही हैं. करेक्ट. बाजार भी ऐसा पोलराइज हो रहा है. करेक्ट. कहीं पैसे बन रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है. प्राइवेट बैंक इतने सस्ते हो गए हैं, लेकिन कोई वहां देखना नहीं चाहता है. करेक्ट. मेटल्स जो हमेशा डिस्काउंट में ट्रेड करते थे, प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं. ये जो अंतर्द्वंद बाजार में चल रहा है, ऊपर से सब सुंदर, करेक्ट, इंडेक्स तो फ्लैट है, कुछ चीजें बहुत ऊपर, कुछ चीजें, क्या हो रहा है? So see again, markets are markets. Yes. मतलब it's quite interesting here कि हर 5-6 साल में इस टाइप का बहुत ही डीप पोलराइजेशन होता है. तो what I can think of hand is 3 बड़े phases जब ये पोलराइजेशन हुआ था. One is 2010, second is 2018-19 and third is जो अभी हो रहा है. So 2010 में भी वैसे ही था कि लार्सन या इंडस्ट्रियल कंपनी जो ट्रेड एट 40p. यस. और लोग उनको सस्ता बोलते थे बिकॉज वो 50% अर्निंग्स डिलीवर करते थे, तो लोग बोलते थे पीजी पे लेस देन 1 है. और कंज्यूमर कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज जो 20p पे ट्रेड करते थे, उनको लोग महंगा बोलते थे बिकॉज वो 10% डिलीवर करती है, तो पीजी, राइट. बट
क्या होता है कि एज यू वुड से कि और द रीजन फॉर दीज नैरेटिव्स आल्सो आर ड्रिवन अ लॉट काफी बार हाइंडसाइट से, क्योंकि उससे इससे पहले 5-7 साल में केपेक्स स्टॉक हैव डिलीवर्ड फिनोमिनल रिटर्न्स. Yes. I think compounding of 30% CAGR या ऐसा कुछ, and FMCG stocks were flat. So obviously it feels कि ये कब से चल रहा है, तो ये चलता रहेगा स्ट्रक्चरल है और ये चलता रहता है हमेशा. right? But markets have a great way to humble these narratives. And what we got the next 8-9 years was exact opposite. Industrials index 2007 का पीक एकदम 2021 में ब्रेकआउट हुआ, करेक्ट. and FMCG या कंज्यूमर Complete कंपनी re-rating. कंप्लीट री-रेटिंग, मतलब 20p became 40-45p and people are 80-90 भी कहीं कहीं. हाँ कहीं but and people are buying them at like as a cash proxy कि चलो कुछ नहीं तो बॉन्ड की तरह ही इसको रख लेते हैं टाइप वैसे. सो दिस इज हाउ नैरेटिव्स फ्लिप्ड. फिर सेम चीज फ्लिप हुई थी 2018-19 में कि वहां पे PSUs की इतनी डी-रेटिंग हो गई थी कि काफी सारे यूटिलिटी बिजनेस which were regulated ROEs of 14-15% NTPC. and they were trading below book. Yeah. Or lot of private banks, despite not growing, were trading at 4.5 times price to book. Absolutely. Because people were so scared and moved so much on Yes. the other side. Yes. Yes. I mean, it was an era where you had bonds trading at negative yields. So that was another extreme dislocation. Yeah. Today, I feel we are again at an extreme dislocation, which is very similar to 2010 time, where industrial companies in India are trading at 40-45p, almost 3x of IT companies. Yes. Now, I'm not saying कि IT doesn't have issues. Yes, but even banks are cheap. भी. Similarly, आप देखो कि metals are trading at 2.5 times price to book, मतलब 2007 के पीक पे है, at a premium to private banks. Correct. Right. Correct. अगर 2018-19 में आप ये किसी को केस बनाते कि ऐसा कभी होने वाला है, हाँ, तो बोलेगा you drunk something. Yeah, exactly. क्या पी के आए हो? Exactly. तो उस तरीके का पूरा फ्लिप हो गया है अभी. And now the narrative is so much कि अभी लोग बोलते हैं कि AI capex is here to stay और इंडिया में AI का plays are only industrials and metals. अच्छा. तो प्रॉक्सी खेल रहे हैं. तो this will go on forever or can last much longer. So last much longer answer is yes. But काफी बार ये structural है. I mean ये थोड़ा सा we should be careful in using these words. Interesting. So I personally feel अगर if our study on AI capex is right, now timing is debatable कि वो 3 महीने में हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है, बहुत difficult है exactly बताना. But इस time के extreme dislocations, if you flip your portfolio from a 3-5 year perspective, बहुत अच्छा अल्फा और पैसा बन सकता है. Because ये बड़ा पैसा एक्सट्रीम डिसलोकेशंस में ही बनता है. ऑब्वियसली कंपाउंडिंग मोमेंटम से भी बनता है, बट उसके लिए यू नीड लॉट ऑफ लक आल्सो राइडिंग विद यू. यहाँ फिर एक मैं सवाल करना चाहूंगा कि ये जो पोलर चीज हो रही है, फ्लोज में भी हो रही है. करेक्ट, एग्जैक्टली. FII जी हमारे बेच के जा रहे हैं, लोकल का फ्लो रेजिलिएंट है इवन इन द वॉर. राइट. So there is a polarity in the markets in terms of sector, polarity in flows. Correct. AI capex driven flows जो दुनिया भर में जा रहे हैं, हमें नहीं आ रहे हैं. Correct. और FII भी बेच के जा रहा है. Correct. Just a question कि how do you see the FII flow versus what's happening in AI capex? See, I think obviously somewhere India में FII outflow AI capex से भी linked है. बिल्कुल है. वो बिल्कुल मना नहीं कर सकते. But I think it's also linked with the fact कि इंडिया का valuation premiums are also still high. Even जैसे जो SMIDs में हुआ है, इंडिया में भी इंडेक्स लेवल पे valuation premium जो 1 standard deviation high था, वो भी long term average पे आ गया है. But ऐसा नहीं कि हम बहुत सस्ते हैं versus our EM peers yet. So from that perspective, FIs के लिए it's not very attractive. No. Even taxation or currency impact. Yeah, even that is also a problem. But I think the bigger problem is कि growth भी slower है. सबसे important. So that I think is more important. If we are able to generate growth, then I think ये सारे issues resolve हो जाते हैं. सब everyone will overlook. बिल्कुल. क्योंकि 2024 में narrative था India is the only investable EM. India का weight in EM I think doubled in post-COVID from 10-11 से I think 17-18 हो गया था peak पे. Correct. Yes. Abhi exactly India has become the exact opposite. India is the only uninvestable EM. Yeah. So how sentiments
वहां पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्सट्रीम डिसलोकेशन हो गया है. नाउ कब एफआई वापस आएंगे वो बताना मुश्किल है, बट आई थिंक फ्रॉम अ पोजिशनिंग पर्सपेक्टिव दे आर एट हाँ एक्सट्रीम्स. बट मोर इम्पोर्टेंटली फॉर मी, आई थिंक कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. ठीक है what is more important is growth और valuation का mix. अगर growth valuation mix is ठीक है appropriate हाँ. तो कोई ना कोई आके खरीद ही लेगा. तो अगर मैं इसका 2x2 बनाऊं, लो ग्रोथ हाई ग्रोथ, डिसेंट वैल्यूएशन हाई हाई वैल्यूएशन, वैल्यूएशन. हाई ग्रोथ डिसेंट वैल्यूएशन हो, कोई ना कोई आएगा ही. एग्जैक्टली. हमारा उल्टा हो गया था, लो ग्रोथ हाई वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कोई भी बेचेगा. करे कोई भी बेचेगा. क्या बात. या तो एफआई बेचेगा या तो प्रमोटर बेचेगा. राइट. बेच ही रहा था. अपने बेच ही रहा पिछले था. डिस्कशन में आपने कहा ही था, प्राइवेट इक्विटी बेच रहा है, Correct. प्रमोटर बेच रहा है, खरीद म्यूचुअल फंड, करेक्ट. एफआई भी बेच रहा था. करेक्ट. सो वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट बैलेंसेस इट आउट. कोई ना कोई एजेंट उसको खरीद लेता है, कोई ना कोई बेच देता है. So that is where it works. So I think what is more important is to get the growth valuation mix right. यस. That I think अगर वो हमने ठीक कर लिया हाँ तो अपने आप ही इंटरेस्ट मार्केट में आ जाएगा. आ जाएगा और अगर वो खराब रहा तो फिर हम काफी टाइम तक साइड लाइन्स एंड टाइम करेक्शन से वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होगा, which as we discussed की is slow and painful. नहीं, बट इसको अगर मैं समराइज करूं यही 4 बक्सों में, तो एक जगह तो फिर एक पॉकेट तो दिख ही रहा है जहां डिसेंट ग्रोथ है, बहुत ज्यादा नहीं है, और वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं. यस. यस. आईटी सर्विसेज में ग्रोथ का क्वेश्चन मार्क आ गया. Question mark है. वैल्यूएशन ऑब्वियसली सिक्लिकली, मैंने यार इस पी मल्टीपल या अपने करियर में या इन्फोसिस टीसीएस को नहीं Yeah. देखा है, लेकिन वहां Growth ग्रोथ का का क्वेश्चन आ आ गया गया. है. और जो मेरी पर्सनल व्यूज नहीं है एआई Yeah, पे yeah. कि अगर जॉब क्रिएशन की रिस्क हो जाती है करेक्ट. तो फिर देयर इज सम रिस्क टू द Yeah, बिजनेस yeah. मॉडल आल्सो. Yeah, वहां तो वो चैलेंज रह Correct. जाता है. या राइट. only thing is कि वहां पे FCF yield और dividend yield are very high. वेरी वेरी हाई. So maybe that protect the downside, but you're right कि वहां पे हाँ, वो डाउनसाइड upside रहेगी, लेकिन ऊपर कितना जाएंगे नहीं जाएगा, पता. पता है. करेक्ट. या But yes, you're right. Private banks falls in that bucket of not super normal growth, but decent growth. It is no structural issues of balance sheets and all, करेक्ट. and very low valuations. या Per se Ajay. So I think that's how one should look at it. कि अभी जो है narrative is very one-sided, where AI capex world is only in two parts. Either you are part of the AI capex या आप chain, नहीं है. yeah, you're not part of the AI capex chain. And that is causing extreme dislocations in valuations. And पूरी especially दुनिया in India. में मैं तो चूंकि ग्लोबल हाँ. मार्केट्स भी देखता हूँ, आप कोरिया और ताइवान देखिए. Correct. ताइवान इज वन स्टॉक TSMC, Correct. गजब की कंपनी है. Correct. कोरिया इज 2 स्टॉक, सैमसंग और हाइनिक्स. Correct. लेकिन प्रतीक, वन डेटा पॉइंट, सैमसंग्स प्रॉफिट दिस ईयर Correct. विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑल आर Yeah. निफ्टी 50 कंबाइंड, Correct. 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 और वो 800 बिलियन में मिल रही है. Correct. Correct. 4.5 Yeah, पी और yeah. 4 पी पे. Yeah, yeah, yeah. सो प्रतीक, अभी तक जो भी आपकी रिसर्च रही है, आपने मार्केट साइकिल्स, यू गॉट इट राइट, मार्जिन स्ट्रक्चर, मार्जिन ऑलमोस्ट पीक, एंड वैल्यूएशन पे आपने गजब काम किया ऑनेस्टली. Correct. सितंबर 2024 से वी बीन इंटरैक्टिंग, पुख्ता एनालिसिस रही. Yeah. अब 2 साल आई वुड से अंडर परफॉर्म कर चुकी हैं Yeah. ब्रॉडली स्मॉल मिड कैप्स. अब आपको क्या लग रहा है स्मॉल एंड मिड कैप का वैल्यूएशंस एंड आउटलुक? Yeah, again, that's a very important question, Ajay, क्योंकि काफी बार generally, टाइम करेक्शन से अपने आप ही वैल्यूएशंस तो कूल ऑफ हो ही जाता Yes. है और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है. बट वो हर बार जरूरी नहीं कि ऐसा हो. दिस इज वन ऑफ दोस टाइम्स जहाँ पे 2 साल से स्मॉल एंड मिड कैप्स फ्लैट है. They performed in line with large caps, so marginal underperformance. Yes. And massively underperformed their global peers, EMs और US mid. But उसके बाद भी अगर हम देखेंगे across metrics, valuations बहुत high है. Absolute valuations, for example, mid market cap to GDP या mid price to book ले लो आप, अभी भी one standard deviation expensive है. Similarly, if you look at versus large caps, valuation premiums are at very high levels despite earnings differential narrowing. Even with global peers, in fact, 2023-24 में जब valuation premiums shot up, you could have justified it saying कि growth differential भी ज़्यादा है. Today, the challenge is कि valuation premium कम हुआ है, but still above long-term averages. But growth differential, because rest of the world is benefiting from AI capex, we are not so much. That has narrowed down quite a lot.
So in that context, I would say valuations are still quite expensive. And finally, at least I am still a believer that mean reversion happens markets में. Sometimes जल्दी होता है, कभी कभार लंबा टाइम लगता है. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे रोलिंग 3 year 5 year returns, absolute basis, relative basis, they are still much above long term averages. Yes. And fresh cycle के लिए being at long term average alone is not enough. मतलब they should actually undershoot, तभी तो वो average तभी तो बनती है. पैसे बनेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो I feel from a valuation standpoint, we are still far away. So yes, I do understand कि easy liquidity से एक support अपने आप मिलता है, which is very welcome, and doesn't let things crumble. But उसके कारण क्या होता है कि valuation adjustment happens in a time correction way, and time correction is always much slower than price correction, And painful. and can be painful also. कि काफी लंबे समय तक चलता है, and all that. So हमारे हिसाब से अभी भी थोड़ा और महंगा है. And it can time correct for much longer, although there can be potential change in churn in sectors क्योंकि policy का direction change हो रहा है. Currencies also got a lot more competitive, whereas government capex slow कर रहे हैं, and even private sector capex also could moderate per se. नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, एक हम फॉरेन इन्वेस्टर से ही बात कर रहे थे. रेयरली हैव आई हर्ड इन द पास्ट अबाउट इंडियाज ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. करेक्ट. और अगर आप से इंडिया की एएमएस कंपनियां देखें, या दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. डिक्सन आधा होके भी ऑलमोस्ट अभी भी 40 45 50 पी मल्टीपल. करेक्ट. आप सैमसंग देखिए, हाइनिक्स देखिए, वो सिक्लिकल्स हैं. 15-16% फ्री कैश फ्लो यील्ड है, 4-5 पी पे है. एनवीडिया तो दुनिया की शायद अब अभी भी सबसे बड़ी कंपनी है, क्या 24-25 मल्टीपल. राइट. सो ये भी बहुत फर्क है. और वो कंपनियां बड़ी हैं, जितना खरीदना है खरीद दो, जितना बेचना है बेच लो. राइट. करेक्ट. तो फिर वैल्यूएशंस, दुनिया में वैल्यूएशंस एंड ग्रोथ एआई केपेक्स ड्राइव कर रहा है. भारत में अभी तक उसका बेनिफिट नहीं आया है. करेक्ट. और हम एक्चुअली कंज्यूमर्स हैं. यस. ठीक है. एआई केपेक्स पे आपकी क्या व्यूज हैं? बताइए. अगेन दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें सबके अलग अलग व्यूज है जी. देयर इज एक स्कूल ऑफ थॉट हु बिलीव्स कि एआई इज रेवोल्यूशनरी थिंग, व्हिच की ऐसी टेक्नोलॉजी कभी आई नहीं है, व्हिच माइट बी आफ्टर स्टीम इंजन के बाद. तो इसमें जो केपेक्स इंटेंसिटी है वो लंबे समय तक चलती रहेगी. इट्स नॉट अ 1-2 year of capex intensity phenomena. Correct. फेड हो जाएगा, वो चलता रहेगा. करेक्ट. Then there's another school of thought, which studies the Purane tech cycles or any capex cycle, which last, sees an euphoria or mania where every Tom, Dick and Harry, मतलब capex करते हैं, and then eventually glut बन जाती है. Although technology does have a lot more shelf life of sorts per se. So obviously इसमें it's very difficult to know ex ante, but हमारा मतलब our guess, if one has to call it that way, is कि this is more likely to be the latter, which is that it's going to have a similar repeat of the historical patterns. Okay. अगर आप पास की टेक साइकिल्स या केपेक्स साइकिल्स देखेंगे, उसमें 3-4 साल की केपेक्स होती है. Generally in US, if you look at it, the 3 big capex cycles have been 1980s ka the whole internet computer boom. Yes. The 1990s you had the big internet boom. Yes. And then now is the AI part. And generally in all these booms, tech capex upon GDP rises by 2% over a 5 to 10 year period. अच्छा. Today we have already hit that, cross that threshold. So can AI capex go a bit more longer? Possible. Because इस बार कंपनी की बैलेंस शीट्स भी अच्छी है जो केपेक्स कर रहे हैं, तो obviously the ability to absorb that shock is also much larger. But my only questions on that is A, कि इसमें कंप्यूट का कॉस्ट भी इम्प्रूव होते रहता है. जैसे हमने इंटरनेट के एरा में भी देखा था कि सिस्को को भी तब उस टाइम पे बोलते थे कि ये काफी टाइम तक चलता रहेगा. जैसे आज एनवीडिया का परसेप्शन है कि इनकी चिप्स की रिक्वायरमेंट तो रहती है, बट टेक्नोलॉजी हैज शोन अस टाइम एंड अगेन कि कंपटीशन आ जाती है एंड अपने आप ही पीपल फाइंड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ सॉर्ट्स पर से. एंड सेकंड इज कि इन टेक केपेक्स के लिए ऑब्वियसली बैलेंस शीट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स फॉर एनी केपेक्स और एनीथिंग. वन इज बॉन्ड होल्डर का अप्रूवल और सेकंड होता है शेयर होल्डर का अप्रूवल.
नाउ बॉन्ड होल्डर का अप्रूवल इज डिटरमाइंड बाय बैलेंस शीट स्ट्रेंथ. उनका फंडा होता है कि जब तक आप उनका इंटरेस्ट कॉस्ट है उसके 2-3% से ऊपर आरओआई बना रहे हो, इनफ है. बट शेयर होल्डर का अप्रूवल इज डिफरेंट. शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए मार्जिन अगर कंप्रेस होते हैं और अगर आप केपेक्स कर रहे हो और रेवेन्यूज नहीं आते तो पनिशमेंट भी उतनी सिवियर होती है, राइट? क्योंकि आप देखोगे इसी एआई के अंदर ही YTD या लास्ट 6 महीने में मेटा जो केपेक्स कर रहा है बट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, स्टॉक इज डाउन 25-30% एंड गूगल इज अप 25-30%. सिमिलरली अनलिस्टेड स्पेस में एंथ्रोपिक वर्सेस मे बी ओपन एआई. सो I personally feel कि AI capex, yes, it has got a good momentum, but I think we could be somewhere, the capex intensity could moderate. Interesting. AI as a technology, I think, is going to stay with us forever, yes. change our lives forever, and the adoption will only increase. But will it necessarily require इतना ज़्यादा compute या इतना ज़्यादा cost? वो मुझे कम लगता है. Okay. एंड थर्ड इज कि एआई केपेक्स या कोई भी टेक्नोलॉजी होता है उसके अराउंड फाइनेंशियल मार्केट्स का रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट. जैसे जब टेक्नोलॉजी आती है तो पहले फर्स्ट 2-3 साल में फाइनेंशियल मार्केट्स उसको काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं कि फिर अडॉप्शन कैसा होगा, कॉस्ट कैसा होगा, नोबडी नोज, हिट एंड ट्रायल चलता रहता है. फिर सडनली एक ब्रेक थ्रू होता है, लाइक जैसे क्लाउड वाज अ ब्रेक थ्रू यू कैन से इस बार, या जैसे 1998 में इंटरनेट एरा में suddenly people moved from $1 per hour to flat monthly rate. उससे adoption exploded and then Google and Amazon से use case technology का बहुत बढ़ गया. And then there is third phase of financial markets where they look for second, third derivative of the technology and you see a melt up over there. Yes. I think from a financial market perspective, we might be in early signs of the third stage coming. कि मैं एंथ्रोपिक में नहीं डाल सकता पैसे, तो मैं पावर सेक्टर में डाल देता हूँ. नहीं, पावर नहीं हो रहा है तो जनरेटर में डाल देता हूँ. इनफैक्ट एंथ्रोपिक तो मैं आपको बताता हूँ, आई हैड इन्वेस्टेड Feb 2024. ओह अच्छा. बट प्योर लक था. हमारे एक मित्र हैं अनंत, उनको डील आई थी तो हमने इन्वेस्ट किया था. एंड आई वाज रनिंग सम नंबर्स. एंथ्रोपिक हैज अबाउट 2700 एम्प्लॉइज. अच्छा. एंड इट हैज हिट $1 trillion ऑफ मार्केट कैप रिसेंटली. ओह अच्छा. राइट, 800 बिलियन में तो प्राइवेट मार्केट्स में डील हो रही है. All the Indian IT services combined today market cap is 350 billion. Correct. And they have about 30 lakh employees. Correct. 3,000 employee versus 30 lakh employees. Correct. And look at the revenues and market cap difference. So, typically when I say of this Brahma, Vishnu, Mahesh curve, yeah. IT services is probably a mature and Correct. AI is somewhere here. Yeah. In fact, one wonderful book to read on cycle, जो ये कह रहे हैं ना कि टेलीकॉम की साइकिल आई, AI की साइकिल है and so on. एक किताब है, उसका नाम है Engines That Move Markets. लास्ट 300 साल की स्टडी फ्रॉम कनाल्स इन ब्रिटेन एंड अमेरिका, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ के कितना केपेक्स हुआ था, किसने पैसे बनाए थे, टू टेलीग्राफ, टू रेलवेज, टू एयरलाइन, टू इंटरनेट, टू इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ उन्होंने. इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑन मार्केट साइकिल्स. और ये जो है ना कि पूरा पैसा जाता है, हाइप बनती है और फिर कितने लोग सर्वाइव करते हैं, कितने पैसे बनते हैं. एनीवे, प्रतीक जी, दिस वाज अनदर वंडरफुल डिस्कशन. मजा आ गया. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन वेरी सून and I hope the war ends now. Yeah. Thanks, boss. Thanks, Ajay. Always a pleasure being on the show. माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए. प्यार है तो उनको बताओ, आइडल की सुरक्षा